हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, सेक्शन 9 जिस तरह से एचएमए के अंदर डाइवोर्स इम्पोर्टेंट अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसे ही सेक्शन 9 अपनी ही एक इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? डाइवोर्स जो है, मियाँ और बीवी को, हस्बैंड एंड वाइफ को जुदा करने के लिए है, ठीक है। लेकिन जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, ये मियाँ बीवी को मिलाने के लिए है। क्या कहा मैंने? डाइवोर्स जो है मियाँ बीवी को जुदा करने के लिए है, और आपका जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 है, वो मियाँ बीवी को मिलाने के लिए है, ऑन अ रीजनेबल बेसिस। सेक्शन 9 की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब ये एप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, क्या इसके लीगल ग्राउंड्स होंगे, उन सभी पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 9, इसको शॉर्टली हम कहते हैं RCR। जब भी आप कोई फाइलिंग करते हो ना सेक्शन 9 के अंदर, तो आपसे वो पूछेंगे फाइलिंग काउंटर वाले कि आप क्या लेकर आए हो, कौन सी कंप्लेंट, कौन सी एप्लीकेशन क्या लेकर आए हो। तो वो कहेंगे जी मैं RCR की एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। अच्छा, ठीक। तो RCR हम मोस्टली अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं RCR। चलो शुरू करते हैं। इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल मैंने इसमें करके लिखी है, जिससे आपको एकदम से यूनिक में माइंड में रिकॉल हो। व्हेन, यहाँ से पढ़ो, व्हेन आइदर हस्बैंड एंड वाइफ, या तो हस्बैंड या वाइफ, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, यानी कोई वैलिड कारण नहीं था, कोई वैलिड इशू नहीं था, बिना बताए, बिना किसी वैधानिक औचित्य के, वो एक दूसरे से अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। नई नई शादी हुई थी, लव मैरिज थी, जो हस्बैंड वाइफ है साथ रह रहे थे, और क्या हुआ कि कुछ ही टाइम बाद जो उनके हस्बैंड थे वो एकदम से गायब हो गए या फिर चले गए कहीं उनको छोड़कर। अब वो जिस घर में रहती हैं वो उनके अपना नहीं है, उनकी सास का घर है। अब सास भी तंग करने लगी। वो कहने लगी कि जी आप जो हैं मेरे लव मैरिज करके आई हो, और कहते हैं मैंने अरेंज मैरिज तो आपकी कोई हुई नहीं, यानी आप जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं नहीं, भाग कर आई हो। तो इस तरह की लैंग्वेज वो यूज होने लगी। तो वाइफ को ये लगा कि मुझसे कहीं मेरा रहने का, प्रिजमेसिस का अधिकार ना छिन जाए, तो मुझे एक रेमेडी अवेल करनी पड़ेगी, यानी मुझे अपने हस्बैंड को बुलाना होगा। या कोई भी रीजन हो सकता है जिससे कि हस्बैंड या वाइफ में से, दोनों में से कोई भी, अगर वाइफ अलग रह रही है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज से, तो हस्बैंड एप्लीकेशन लगाएगा, और हस्बैंड अगर रह रहा है तो वाइफ एप्लीकेशन लगाएगी। ठीक। ये कहता है, जब कभी भी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी को ऐसा समझो कि कंपनी से आपने उसकी कंपनी छोड़ दी, यानी जिसके साथ में रहना आपने छोड़ दिया। ठीक। तो यहाँ पे समझ गए आप, दो रिक्वायरमेंट्स है, पहला विदाउट रीजन, दूसरा है विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, कोई मियाँ बीवी का जोड़ा, उसमें जो हस्बैंड है उसको महीने महीने के लिए जाना पड़ता है, या हो सकता है उसको साल भी लग जाते हैं, और हो सकता है वो बता के जाए या बिन बताए चले जाए। तो ऐसे मामलों में वो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी, क्योंकि उसकी वाइफ को पता है, पहले से उसके साथ वो रह रही है, कि वो बिना बताए चला जाता है बिजनेस डीलिंग्स के लिए या इस तरह से, तो वो एप्लीकेशन उसको विड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है। इसलिए वो आगे लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें हस्बैंड ही कहता है मैं तो बिजनेस डीलिंग के लिए जाता हूँ, अब मैं वापस आ गया हूँ। जब वो वापस आ गया है तो वो बात खत्म हो जाएगी ना, उसकी उसकी रेमेडी तो बन गई, इन्फ्रक्चुअस हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ के मामलों में विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, यानी हस्बैंड ने बिना बताए वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ ने बिना बताए हस्बैंड को छोड़ दिया। तो ऐसे में जो एग्री पर्सन जो भी कहता है कि जी मेरे साथ गलत हुआ, मुझे बिना बताए बिना रीजन के त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, इस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं। ठीक। या वो किसी दूसरे के साथ रह रहा है ना, उसके कहीं और अफेयर है, वो फला जगह रहता है या फला जगह रहती है, उसको वापस बुलाया जाए मेरी मैरिज में, मतलब मेरे घर पर, जब मुझसे उसने शादी की है तो मेरे साथ क्यों नहीं रहती। तो ऐसी सिचुएशन में ये एप्लीकेशन RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की लगती है। और हालात तो ये भी हैं कि बच्चे होने के बाद भी मियाँ बीवी एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो जाती है उनकी, एकदम जीरो, और बच्चे सफर करते हैं। बहरहाल,
द एग्री पार्टी में अप्लाई बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आरसीआर की पिटीशन एज एप्लीकेशन की फॉर्म में लगती है, ठीक। उसमें उसे अपने स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ देना पड़ता है। आगे देखते हैं, ये एक रेमेडी के रूप में यूज होती है। इसमें हम रेमेडी क्या क्लेम करते हैं, आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। यानी जो मेरे जो कंजुगल राइट्स हैं, जो मेरे लिविंग जो रिलेशनशिप होते हैं, वो मुझे वापस वैसे ही रिस्टोर कर दिए, वैसे ही रेस्टिट्यूट कर दिए जैसे वो हैं, ठीक। आगे, द कोर्ट द कोर्ट लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स वहां आप क्लेम नहीं कर सकते जहां पे हस्बैंड किसी की वैधानिक कैद में है, यानी उसको सजा हो गई है और जेल काट रहा है, तब आप ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ये एप्लीकेशन तभी लगेगी जब विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। अब ये रीजनेबल एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है, चाहे तो हस्बैंड की तरफ से हो, या फिर कोई केस चल रहा हो, या पेंडेंसी ऑफ कोई प्रोसीडिंग हो जिसके तहत वो अभी इंक्वायरी में है, या फिर उसको से नजरबंद किया गया है, ठीक है, लीगल फॉर्म में। तो वहां पे ये एप्लीकेशन नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस कहीं भी अफेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ नीचे आ जाइए, द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाई ऑन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाई होगी, ये देखेगी कि क्या वाकई में वो बिना रीजनेबल एक्सक्यूज है या नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान तो नहीं है, क्या वो जेल में तो नहीं है, या उस पर कोई मुकदमा तो नहीं है, कहीं वो फरार तो नहीं है, कहीं भगोड़ा तो नहीं, इस तरह की चीजें सारी तरह की देखेंगी। क्या वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, या किसी अदर स्टेट में पहचान छुपा कर रह रहा है, तो सारी चीजों पर गौर कोर्ट करेगी। द कोर्ट ऑन बीइंग satisfied in the truth of the statement made in the petition and there is no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights accordingly। सिंपल सी बात की है, इसने ये कहा, पहली चीज, अगर उसको सेटिस्फाई करो कोर्ट हो जाती है उसकी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ पे, तो वो पिटीशन को अलो कर देगी। दूसरी चीज, जब वो अलो कर रही है, वो ये देखेगी कि कोई लीगल प्रोविजन अफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर कोई लीगल प्रोविजन अफेक्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया जैसे जेल में है, तो वहां से निकाल के जैसे आप उसके वाइफ के पास थोड़ी ना पहुंचा देंगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, देर इज नो लीगल ग्राउंड, ऐसा कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं था जिसके वजह से अगर हम उस पर एप्लीकेशन कर दें इस ऑर्डर की ग्रांट अगर हम कर दें तो वो अफेक्ट हो। देर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, कि क्यों उसको नहीं ग्रांट किया जाए। अगर ऐसा कोई लीगल ग्राउंड है नहीं, तो मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट ग्रांट करना अनिवार्य है, जरूरी है। आगे ये कहता है एक्सप्लेनेशन में, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस। अब एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है, whether there has been a reasonable excuse for withdrawal from society, कि यदि किसी हस्बैंड ने किसी वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, तो इसमें ये देखना है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, हस्बैंड ने क्यों छोड़ा। हो सकता है उसके एडल्टरस रिलेशनशिप हो वाइफ के, या हो सकता है जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंस हो। अब वो देख रहा है कि जी, अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरे बच्चे तो कुछ हुए नहीं, और मैं इसको भी परेशान कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी इससे त्याग देता हूँ, हो सकता है खुद ही चली जाए। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बचती कि वो अपने समाज में उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाए। देखो ये रियलिटी है, लोग करते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, ऐसे भी मैटर्स आए हैं जिसमें कि लड़का लड़की कम उम्र में भाग के शादी कर लेते हैं, कम उम्र में यानी नए नए जवान होते हैं। ये लड़की 18-19 की होगी, लड़का 21-22 का होगा, और वो भाग के शादी कर लेते हैं, मतलब कि मंदिर से रजिस्टर करा लिया, कैसे भी उन्होंने प्रोविजन दिए हैं, तो वो रजिस्टर करा लेते हैं, लेकिन उनकी शादी 6 महीने से 1 साल नहीं टिकती। तो नया नया प्यार होता है ना, तो वो कुछ दिनों में जब खर्चे लिस्ट बनती है, बिल बनता है, तो उनका क्या है, शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर वो लड़की अपने माँ बाप के घर जाएगी। भाई माँ बाप हमारे इंडिया में इतने बुरे नहीं है कि वो अपनी लड़की को मार पीट के बाहर निकाल दें। कैसी है या कैसा ही है, लड़का चाहे कैसा हो, लड़की चाहे कैसा हो, औलाद है। माँ बाप अपने पंखों में बचा के बच्चों को पालते हैं, परवरिश करते हैं, उनकी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन अगर बच्चों ने गलती कर भी दी, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के नौजवानों से मेरा भाई छोटा सा एक मैसेज है, अगर आप कुछ ऐसा कोई काम कर रहे हो ना, एक बार अपनी माँ की तरफ देख लेना,
किसी की तरफ देखो या मत देखो, तो माँ की तरफ देख लेना अपनी। उसके उलझे हुए बाल देख लेना, उसकी चेहरे की सफेदी देख लेना, उसके झुलसते हाथ देख लेना, उसके कपड़े देख लेना, उसके हालात देख लेना। फिर अगर तुम्हें कुछ करना है तो बेशक करो, बेशर्म हो फिर तो तुम, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। बहरहाल, तो ये मैसेज था भाई, छोटा सा। अब ये क्वेश्चन हमने किया, वेदर दी हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, का कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था या नहीं था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा भाई, जो ये एप्लीकेशन लगाएगा उसी के ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। ये कहता है, जब मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ अपनी और आपको दिखाता हूँ, कि द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। जिसको त्याग दिया गया, उस बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 कैन नॉट बी अलाउड टू बी कन्वर्टेड एज, यहाँ पे एज कर लेना, अस लिख दिया ना, तो एज कर लेना, एज, सॉरी, अंडर सेक्शन था ये, अंडर सेक्शन था, इसको अंडर सेक्शन कर लो भाई। ठीक है, यू बड़ा कर लेना, एस छोटा कर लेना, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। तो दोबारा पढ़ते हैं, द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन, ये भी अंडर सेक्शन कर लेना इसको, अंडर सेक्शन 9 कैन नॉट बी अलाउड टू बी कन्वर्टेड एज, सॉरी, अंडर सेक्शन 13 ऑफ एचएम में, 13 ऑफ एचएम में क्या है, डाइवोर्स के प्रावधान करता है। तो आप एक जगह तो ये कह रहे हो कि जी मेरा जो विवाहित संबंध है उसको दोबारा से रेस्टिट्यूट किया जाए, उसको पहले से ही पहले जैसा किया जाए। आप एक तरफ तो ये प्रार्थना कर रहे हो, बाद में आपको लगता है ये बात नहीं बनी, कुछ फ्रॉड केसेस भी आते हैं ना, फेक केसेस आते हैं जिनकी कोई बेसिस नहीं होती। एडवोकेट से कंसल्टेंसी ली, उन्होंने कहा यार परेशान तो करना है, तो परेशान करने के लिए एक दूसरे के लिए खुद परेशान होते फिरते हैं। तो सेक्शन 9 की जो आपने एप्लीकेशन लगाई है वो सेक्शन 13 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जानी है। ठीक है, अगर आप उसको अपनी एप्लीकेशन को अमेंडमेंट कर लेते हो, क्योंकि सीपीसी एप्लीकेबल है, तो सीपीसी में अमेंडमेंट ऑफ जो प्लीडिंग्स है उसका भी प्रावधान दिया है, तो अमेंडमेंट करके आप सेक्शन 9 को सेक्शन 13 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपने ऑन रिकॉर्ड सेक्शन 9 की एप्लीकेशन दी है। आपको अलहदा ले जाके पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन को विड्रॉ करना होगा, और उसको विड्रॉ करने के बाद आप सेक्शन 13 की एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर डाइवोर्स ऑन वट एवर ग्राउंड, वही पढ़ेंगे हम साथ में। तो बाय अमेंडमेंट आप सब्सिक्वेंटली ऐसा नहीं कर सकते। रीमा बजाज वर्सेस सचिन बजाज में उन्होंने ऐसा ही किया होगा कि सेक्शन 9 की प्रोसीडिंग को सेक्शन 13 में वो कन्वर्ट कर रहे हो, तो जज साहब ने कहा होगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके आप सेक्शन 9 टू सेक्शन 12 में 13 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये था आपका सेक्शन 9। सिंपली आपको मैं बताऊं, सेक्शन 9 कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, अगर हस्बैंड विदाउट एनी रीजनल एक्सक्यूज, विदाउट एनी रीजन आपको छोड़ देता है, तो सेक्शन 9 में आपके पास अधिकार दिया हुआ है कि आप कोर्ट के समक्ष जाकर ये कहें कि मैं विवाहित संबंध में हूँ उनके, यानी मैं उनकी पत्नी हूँ या मैं उनका पति हूँ, इस तरह से जो भी आप क्लेम कर रहे हो, और मेरे पास ये प्रूफ है, इस हिसाब से मैं इनसे मेरा विवाह हुआ, यहाँ विवाह हुआ, मेरे इतने बच्चे हैं या नहीं भी हैं। ठीक है, मैं फला जगह रहती थी या रहता था, और वो उसने मुझे बिना बताए छोड़ दिया, अपने मायके चली गई या बिना बताए कहीं चली गई, तो उसमें मैं ये रजिस्ट्रेशन डिग्री ले लूंगा, और इस डिग्री के बाद मेरे पास ये भी पावर है, अगर वो नहीं आती है, अगर वो नहीं आती है उस डिग्री के एग्जीक्यूट होते समय, तो मेरे पास ये अधिकार आ जाता है, पावर नहीं, ये अधिकार आ जाता है, पावर तो होगी ऑफिसर्स के पास, हमारे पास ये अधिकार आ जाता है कि हम डाइवोर्स पे फिर फाइल कर दें। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट हमने क्लेम मांगा, उसमें नहीं आ रही, तो हमारे पास ये अधिकार है ना, तो भाई हम पूरा ही छुटकारा ले लें। तो ये भी प्रावधान है। और हाँ, ये मैंने मैसेज दिया है ना, इसको सीरियस मत ले लेना भाई, मैं लव मैरिज के प्रेम प्रसंग के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर आप कर रहे हो तो आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरत है, प्रेम प्रसंगों की बहुत ज़रूरत है। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आजकल जो दहेज प्रथा है, डॉरी है, तो ये मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है, डॉरी किस तरह समाज को कलंकित कर रही है, उससे बहुत सी चीज़ें पनपती है। आपकी कोई लड़की को पढ़ाना नहीं चाहता, पैदा होते ही उसको मार देना चाहता है, उसे लाइबिलिटी समझता है, उसको कोसता रहता है, दुनिया भर के लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। जबकि
पूरा समाज का संचालन महिला से हो रहा है। मर्द और औरत के संगम से ही नई संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बच्चे नहीं है, आप लॉ के स्टूडेंट हो तो थोड़ा अपने बोल्ड बिहेवियर भी अपना अपनाओ। आगे हम चलते हैं सेक्शन 10 में। आज हम दो ही सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इनको आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ दो, जिससे आप इनको रिवाइज भी कर सको। कहने को तो दो सेक्शन है, दो एप्लीकेशन हैं, लेकिन इनकी किस तरह से एप्लीकेशन होनी है कोर्ट में, ये भी आपको जरूरी ध्यान देना होगा। देखो, सेक्शन 9 बात करता है जुडिशियल, सॉरी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये मिलाने की बात कर रहा है। डाइवोर्स कह रहा है, मैं उंगलियों पर ध्यान देना, डाइवोर्स कह रहा है वो जुदा करने की बात कर रहा है। लेकिन जो हमारा जुडिशियल सेपरेशन है, वो जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ समय के लिए अलग है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, उनका संबंध जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ समय के लिए अलग है, बाद में ही वो मिल जाएंगे, आगे चल के मिल जाएंगे। तो आप समझ रहे हो ना, कुछ समय के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ के लिए 6 महीने जो भी मुकर्रर किया जाए, जो भी रीजनेबल टाइम कोर्ट को लगता है, तो उस दौरान वो एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे कि वो एक दूसरे मियाँ बीवी नहीं है। ये कहता है कि आइदर पार्टी टू अ मैरिज, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ और बीवी, वेदर सोलमनाइज मीन्स मैरिज, चाहे वो सोलमनाइज हुई हो बिफोर एंड आफ्टर, मैरिज सोलमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मैरिज सोलमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। चाहे जो उनका विवाह हुआ है वो इस 1955 के एक्ट आने से पहले हुआ है, चाहे इस एक्ट के आने के बाद हुआ हो। तो ये आइदर पार्टी, अब यहाँ दोबारा आ जाओ, लॉ को पढ़ने का क्या लॉजिक है, उसको बांट दो, डिवाइड कर दो, टुकड़ों में पढ़ो, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर आपने अगर पैरा वाइज रीडिंग ही करनी है तो रीडिंग कर लो भाई, बहुत सौ ऐसा समझ में आता है, लेकिन मुझे समझ में आता है ऐसे, इस तरह से, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे इस तरह से समझ में आता है और मैं ऐसा ही समझा सकता हूँ। ठीक है, टुकड़ों में करके। बहरहाल, अब ये कह रहा है कि आइदर पार्टी टू अ मैरिज में प्रेजेंट द पिटीशन ऑफ प्रेइंग, पिटीशन डालेंगे, उसमें क्या प्रे करेंगे, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किससे प्रे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, क्या, फॉर जुडिशियल सेपरेशन। वो ये तो नहीं चाहते कि उनको डाइवोर्स दे दिया जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कुछ रीजनेबल सिचुएशन ऐसी आ गई हैं, कुछ रीजनेबल राउंड्स ऐसे आ गए हैं जिसके वजह से वो अभी साथ नहीं रह सकते कुछ समय के लिए तो, लेकिन वो डाइवोर्स भी नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि अगर हम डाइवोर्स ले लें तो हमारे ऊपर क्या गतिविधियां होने वाली हैं, क्या हमें झेलना पड़ सकता है, क्या सरकमस्टेंस हमारे पास आएंगी, तो उसको जानने के लिए भी लोग जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं। अभी हम डाइवोर्स नहीं लेते हैं, बट जुडिशियल सेपरेशन हमें चाहिए, कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स है, वो रीजनेबल ग्राउंड भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो रीजनेबल ग्राउंड्स भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक ही स्लाइड है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। पहले यहाँ से पढ़ो, आइदर पार्टी टू अ मैरिज, वेदर, जो मैरिज है सोलमनाइज हुए बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, क्या करेगी आइदर पार्टी टू अ मैरिज में प्रेजेंट पिटीशन फॉर प्रेइंग फॉर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन को मांगेगी, रेमेडी क्या है उसकी, जुडिशियल सेपरेशन, अभी वो जुडिशियली अलग होने चाहते हैं। ठीक, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज 13 क्लोज 1 एंड 13 क्लोज 2। 13 क्लोज 1 में जो ग्राउंड दिए हैं उसके हिसाब से हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन 13 क्लोज 2 के अंदर जो ग्राउंड दिए हैं उसमें केवल और केवल वाइफ ही एप्लीकेशन लगा के जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है, या डाइवोर्स ले सकती है। समझे, अब जब 13 क्लोज 1 एंड 2 पढ़ेंगे तब उस पर डील करेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि किन किन ग्राउंड पे कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, वो ग्राउंड हम उसमें पढ़ेंगे और बाद में हम इसको कोरिलेट भी करेंगे। ठीक है, अभी ये समझो, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, any of the grounds specified in section 13 clause 1 and 13 clause 2 as a ground on which a petition for divorce might have been presented, वो सेम ही ग्राउंड्स हैं जिन पे कि डाइवोर्स की पिटीशन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सेक्शन 10 की क्लोज 1 समझ गए, सेक्शन 10 की क्लोज 2 क्या कहती है, वेयर द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड, अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास भी हो गई है,
अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास भी हो गई है तो उस डिग्री के पास होने के बाद क्या सिचुएशन रहेगी वो जान लेते हैं। आफ्टर द डिग्री हैज बीन पास्ड, आफ्टर द डिग्री हैज बीन पास्ड, जैसे ही डिग्री पास्ड होगी, इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट। तो जिसने एप्लीकेशन लगाई है जुडिशियल सेपरेशन की तो उसके ऊपर बाध्य नहीं है, तो ये जिसके अगेंस्ट या जिससे जुडिशियल सेपरेशन मांगा है उससे वो कोहैबिट करने के लिए ऑब्लिगेटरी बाउंड हो। वो मना कर सकती है, उसकी इच्छा है। कोहैबिट मीन्स तो समझते हो ना, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ हस्बैंड, ये लीगल है। ठीक है, इलीगल वाली की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन लिविंग में रहने वालों को नहीं मिलता। जुडिशियल सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ मिलता है इनको, हस्बैंड एंड वाइफ को। तो इट इज नो लॉन्गर बी एब्लिगेटरी, ये बाध्य नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर, पिटिशनर के ऊपर, टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट, कि वो उससे अपने आगे जिस्मानी संबंध बनाए। ठीक है, शारीरिक संबंध बनाए, इसके ऊपर ऑब्लिगेटरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिजिकली वो एंडल्ज हो, बिल्कुल भी उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है। दूसरा ये कहता है, आफ्टर ए डिग्री पास्ड हैज बीन पास्ड, द कोर्ट में रिस्काइन, रिस्काइन यानी मना कर देना, नकार देना, हटा देना या रिजेक्ट कर देना। रिस्काइन का मतलब ये होता है, द कोर्ट में रिस्काइन द डिग्री, वो डिग्री को रिस्काइन भी कर सकता है इफ इट इज कंसिडर इट जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो। अगर उसे ऐसा करना रीजनेबल कर लगता है तो उस डिग्री को रिस्काइन भी कर सकता है। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाई ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द इन द पिटीशन, तो इस एप्लीकेशन को एज अ पिटीशन ही डील करेंगे और अपनी सीपीसी एप्लीकेबल होगी। ठीक है साहब, आज के लिए सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 इतना ही। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा। और रिलेट करने के लिए आपको सेक्शन 13 एंड 13 क्लोज 2 पढ़ना है। 13 क्लोज 1 एंड 13 क्लोज 2 भी हम सेक्शन 12 के साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड 2 नहीं बताया। ठीक है, और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, इसकी कोई भी बात आपको समझ में आई या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। जय हिंद साथियों।